ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। लेक्चर नंबर 9 के लिए मैं आज फिर आपके सामने आ चुका हूँ। मेरा नाम भूपेश आनंद है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ, ACCA भी हूँ, CFA भी। डिफरेंट बेटे मैंने कोर्सेज किए हैं। मेरी एक ही हॉबी है, पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। लेक्चर नंबर 9 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। We are doing F5 performance management, chapter number 8, the most important chapter for examination, जिसका नाम है relevant costing। चैप्टर 5, 6, 7 बेटे तीनों इंपॉर्टेंट रिलेट करके आप चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस कर सकते हैं। सेक्शन सी में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मैंने देखा कि सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 8 के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग। When I say relevant costing, it means you are a decision maker, you have to take a decision. And when I say a decision maker, you have to take a decision. There are 6 decisions which you have to cover. We have already covered, my friends, 4 decisions. Today, I will be starting with 5th decision. मैं आज के इस लेक्चर में एक नई डिसीजन स्टार्ट करूंगा और इसमें मैं 2-3 लेक्चर्स डिवोट करने वाला हूं, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो आज का लेक्चर नंबर 9 है। आप रजिस्टर ओपन कर चुके हैं, ग्रेट गुड मॉर्निंग लिख चुके हैं। मैं आपको ग्रेट गुड मॉर्निंग कर रहा हूं, आप मुझे कर रहे हैं। मैं इस समय रिकॉर्डिंग रूम में हूं और आपके सामने बड़े जोश, बड़ी एनर्जी लेवल से लेक्चर नंबर 9 की तैयारी कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 8 रेलेवेंट कॉस्टिंग। बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ चुके हैं आप बेटे, बिल्कुल झुक के तो बैठे ही नहीं यार। आइए इन सब प्यारी प्यारी बातों के साथ हम एक ही बात को रखें, एक्शंस 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 एक्शंस। बेटे अब टाइम आ गया है एक्शंस का। क्वार्टर बिल्कुल पास आ चुका है, आपका बस पेपर देना ही है, करना है। कर्म करो कर्म करो कर्म करो बेटे, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करना है, एक्शंस लेनी है, एक्शंस लेनी है, एक्शंस लेनी है, एक्शंस लेनी है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आइए हम उन्हीं एक्शंस के लिए स्टार्ट करें। एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस फ्लो चार्ट। वी हैव सीन नंबर ऑफ टाइम्स दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस व्हिच यू हैव टू कवर। एंड वी हैव कवर्ड फर्स्ट डिसीजन, वी हैव कवर्ड सेकंड डिसीजन, थर्ड डिसीजन भी मैंने डिस्कस की, मेक वर्सेस बाय। और लास्ट लेक्चर नंबर 8 में मैंने शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू भी डिस्कस कर दिया। आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, बड़ा ही प्यारा सा है और इसमें मैं डिसीजन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूं। And that decision is that whether to accept that special order. कई बार ऐसा होता है ना कि आपको एक स्पेशल ऑर्डर मिलता है। जैसे हम अपने लेक्चर्स की बात करें, हमें स्पेशल ऑर्डर मिला नेपाल से। कुछ नेपाल के बच्चों ने ग्रुप बनाया और उन्होंने कहा जी हमें F5 दे दीजिए। F5 में आप $X लेते हैं इंडिया में, आप हमारे से $X- ले लीजिए, हम इतनी फीस पे करेंगे। इट मीन्स दे आर नॉट पेइंग द नॉर्मल प्राइस, दे आर पेइंग द लेस देन दैट नॉर्मल प्राइस। So the point is, as a decision maker, I have to decide that whether I should accept that Nepalese order or not, those students' order or not. They are not paying me full amount. They are giving me something less than that. It means that minimum price. So I should calculate कि भाई मेरा minimum price क्या है, मेरा break even price क्या है। क्या मुझे वो नेपाली स्टूडेंट्स का ऑर्डर एक्सेप्ट कर देना चाहिए? क्योंकि नेपाली करेंसी वैसे भी बड़ी वीकर है, तो इंडियन रुपीस के कंपैरेटिवली बड़े ज़्यादा पैसे पड़ जाते हैं उनको। तो आई हैव टू सी ऑल दोज क्वांटिफाइबल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। इट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट बार बार नहीं आएगा, दिस ऑर्डर विल नॉट कम अगेन एंड अगेन। सो आई हैव टू टेक अ डिसीजन, आई हैव टू टेक अ कॉल, बिकॉज दिस इज अ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं स्पेशल ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट। सो आज के डिसीजन नंबर 5 में दोस्तों मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप सभी लिखें वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्पेशल ऑर्डर और वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजंस। तो आइए सर, मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप 100% 5 मिनट आज मेरी बात को, आने वाले 5 मिनट बड़ा प्रीशियस है। कमर सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठेंगे बेटा। स्पाइनल कॉर्ड ऐसे ही जब मजा आ जाए, है ना। डिसीजन नंबर 5 के ऊपर लिख रहे हैं वेदर टू एक्सेप्ट। इसके बड़े सारे नाम हैं, मैंने सब नाम लिख दिए, ला कागज कलम तबादला सब लिख दूं। वेदर टू एक्सेप्ट दैट स्पेशल ऑर्डर, वेदर टू एक्सेप्ट दैट वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर टू एक्सेप्ट दैट वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट, वेदर टू एक्सेप्ट दैट वन टाइम ऑर्डर और नॉट।
क्या वो एक्सेप्ट करें या ना करें? आप मुझे बताइए कि अगर मैं वो नेपाली स्टूडेंट्स का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता हूँ और अपना मिनिमम प्राइस उनको दे देता हूँ, तो मेरे पास मेरी मार्केट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चे आगे रेफर करेंगे और वो आगे रेफर करेंगे. तो देर आर सम मॉनिटरी फैक्टर्स एंड नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स. सो देर आर टू प्रपोजल्स. I said that for a decision maker, always there are two proposals. Proposal number 1 is to accept that special order. Proposal number 2 is not to accept that special order. Accept करें और दूसरा ना करें. तो आप सभी मेरे साथ इस समय स्टेप नंबर 1 में लिख रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स. स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स. प्रपोजल में फर्स्ट प्रपोजल है कुछ भी टू एक्सेप्ट एंड सेकंड कैन बी नॉट टू एक्सेप्ट, और पहला हो सकता है नॉट टू एक्सेप्ट एंड सेकंड कैन बी एक्सेप्ट, बिकॉज विल बी कंपेयरिंग द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ बोथ द प्रपोजल्स. We'll be comparing the relevant revenue of both the proposals. It means we'll be calculating the relevant cash flows for both the proposals, and then we will find out that which proposal is better. But एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, आप यहाँ पे ये चेक करेंगे कि भाई इसके लिए मेरी मिनिमम कॉस्ट कितनी है. अगर मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरी जेब से एक्चुअली में क्या खर्चा हो रहा है, because I am not incurring fixed cost. Whether I accept that or fixed, or it means that fixed cost may be not specifically for that order. अगर वो fixed cost specifically उस order के लिए नहीं है तो उस fixed cost को हम consider नहीं करेंगे, वो हम देखेंगे. स्टेप नंबर 3 रिकमेंडेशन. आइए दोस्त, मैं आज के लेक्चर में बिकॉज दिस डिसीजन इज वेरी प्रीशियस एंड आई एम टेकिंग और इंटरनेशनल कोर्सेज, तो मैंने किसी कोर्स में ये डिसीजन अलग से कराई है. 5-6 मिनट का मैंने लेक्चर वो यहाँ पर पेस्ट किया है अभी इसके बाद, लेकिन मैं सही बता सकता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी अच्छी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, आपको अच्छा लगेगा. लेकिन उस अच्छे लगने से पहले आप सभी के सभी पहले इस पॉइंट को लिख रहे हैं रेलेवेंट कैश फ्लोज, बिकॉज माय लास्ट डिसीजन क्राइटेरिया, माय लास्ट बेंचमार्क विल बी आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मच इज अ रेलेवेंट कैश फ्लो. तो रेलेवेंट कैश फ्लो के लिए मैं रेलेवेंट कॉस्ट देखूंगा और रेलेवेंट रेवेन्यू देखूंगा. अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी कि अगर मैं वो मिनिमम, अगर वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता हूं, स्पेशल ऑर्डर, दैट वन ऑफ ऑर्डर, दैट वन टाइम ऑर्डर, तो मेरी जेब से एक्चुअली में बनाते समय, यूनिट्स को प्रोड्यूस करते समय, हाउ मच विल बी द मटेरियल कॉस्ट, हाउ मच विल बी द लेबर कॉस्ट, हाउ मच विल बी द ओवरहेड्स, इट मींस हाउ मच विल बी द वेरिएबल कॉस्ट व्हिच आई विल बी इनकरिंग फॉर दैट. फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉमन. If it is not given to me that it is specifically, it will not to be taken into account. तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, मेरी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं, उसको कंसिडर करेंगे. और दैट शुड बी एटलीस्ट, उसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके हम कह सकते हैं दैट शुड बी माय मिनिमम प्राइस. तो ऊपर लिखेंगे रेलेवेंट कॉस्ट, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट टू बी इग्नोर्ड. अभी देख लेंगे. मतलब अनअवॉइडेबल मीन्स दैट कॉस्ट विच इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर दैट स्पेशल ऑर्डर. हम वो एक्सेप्ट करें ऑर्डर या ना करें तब भी फिक्स कॉस्ट होगी, पहले भी होती थी, अभी भी होगी, बाद में भी होगी. दैट फिक्स कॉस्ट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर दैट ऑर्डर, दैट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इट इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट. रेलेवेंट बेनिफिट, इफ आई एक्सेप्ट दैट, वो नेपाली स्टूडेंट्स मुझे मिनिमम प्राइस देंगे, दैट कैन बी माई बेनिफिट, दैट कैन बी माई ब्रेक इवन प्राइस. सो आइए एक बार जरा सा मैं आपको पहले कैपलॉन से दिखा दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे. कि बेटे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने मैंने शो कर दिया, आप देखिए कैपलॉन में भी है, बीबीबी में भी है, और इसमें बताया गया वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है स्पेशल ऑर्डर, वन टाइम, एक बार मिले, पहली बार मिले, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये वाला वो ऑर्डर नहीं है. ठीक है सर. When a business is presented with one of contract, it should be apply relevant costing principles, because the chapter का नाम ही relevant costing है. ठीक है जी. तो to establish this the minimum price, देखो कहाँ पे कहानी शुरू कर दी उन्होंने. The minimum contract price, the minimum price is equal to the relevant cost, relevant cash flow. Comments on the methods used. The minimum price is effectively a break-even price, so will be given to this. If the contract price does not cover these cash flows, it should be rejected on the company. आराम से आप पढ़ लेना. उसने ये कहा जी कि आप कम से कम नेपाली स्टूडेंट से वो मिनिमम प्राइस तो लो, जबकि मैं बात करूं कि मैं कुछ स्पेशल, आई एम नॉट इनकरिंग एनी स्पेशल कॉस्ट फॉर दोज नेपाली स्टूडेंट्स. ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं.
अब वो ले लें किसी भी पैसे में दे दे तो मैं तो एक्सेप्ट कर ही लूंगा ना। हाँ, अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं उनके लिए, नेपाली स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं उसमें मटेरियल कॉस्ट देखूंगा, लेबर कॉस्ट देखूंगा, वेरिएबल ओवरहेड देखूंगा, वेरिएबल कॉस्ट चेक करूंगा। दैट इज द मिनिमम प्राइस। इट मीन्स मेरे को उनसे कम से कम मिनिमम प्राइस तो ले ही लेना चाहिए। ठीक सर। आइए जी, इन सभी बातों के साथ आपको मैं बेटे आज ये टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 10 में करेंगे। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप इस टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है ना। आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बातें समझ आएंगी जब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। और अभी मैं 10 मिनट का छोटा सा एक बढ़िया सा लेक्चर पेश कर रहा हूं, आप उस लेक्चर को ध्यान से सुनना। इट इज स्पेसिफिकली इन रिगार्ड टू स्पेशल ऑर्डर 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल ऑर्डर्स, फॉरेन कस्टमर्स आ जाते हैं, होलसेल कस्टमर्स आ जाते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं। अभी तक आप रिटेल में काम कर रहे थे, बट अचानक एक ऑर्डर आया जो कहता है जी मुझे होलसेल में ये यूनिट्स खरीदने हैं। एक फॉरेन कस्टमर आ गया, एक स्पेशल ऑर्डर आ गया। इट मीन्स एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको अब ये डिसाइड करना है कि क्या वो जो स्पेशल ऑर्डर आया है, वो जो फॉरेन ऑर्डर आया है, दैट न्यू कस्टमर विच इज देयर, that wholesale order is there, whether as a management accountant my company should accept or reject। क्या मेरी कंपनी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो मैं भूपेश आनंद आज उसी डिसीजन के ऊपर खड़ा हूं और हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप लिखेंगे दैट स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। प्रपोजल नंबर 1, इफ दैट स्पेशल ऑर्डर इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल नंबर 2, इफ दैट स्पेशल ऑर्डर इज टू बी एक्सेप्टेड। स्टेप नंबर 2, हम यहां पर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे बेटे। मेक वर्सेस बाय में कॉस्ट शीट बनाया था, बट हेयर आई विल प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। मैं सेल्स लिखूंगा प्रपोजल 1 की, दूसरे प्रपोजल की रेवेन्यू, less cost of proposal 1, less cost of proposal 2, and we will calculate the revenue, the net income, and we will compare that net income. And my dear friends, as a management accountant, whenever I want to give a recommendation, it depends upon monetary factors as well as non-monetary factors, quantitative factors and qualitative factors। तो वो 3 से फॉलो करेंगे। आप पहले रजिस्टर नहीं किया, ओपन तो कर लीजिए भाई साहब, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए। डिसीजंस इन रिगार्ड टू एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग स्पेशल ऑफर। अब एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट जब आपको ये डिसीजंस लेनी है तो किन बातों का ध्यान रखना है, मैंने उनको लिख दिया है। आपकी मर्जी, आप लिखना चाहें लिख लें। वैसे हमने 32 कंसेप्ट्स में डिस्कस कर लिए थे। जैसे ही मैंने बोला आपकी मर्जी, एक बच्चे ने तो पेन ही नीचे रख दिया। बेटे लिखना है, 3-4 बातें लिखनी है, नहीं तो ढूंढनी पड़ेंगी वहां से ना। तो लिखो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड डिसाइड द मिनिमम प्राइस, शुड डिसाइड द मिनिमम प्राइस। बिकॉज ऐसा है ना कि जो नया कस्टमर है वो आपसे होलसेल में ऑर्डर करा रहा है, होलसेल में ही इज बाइंग, तो आपको वो प्राइस नहीं देगा जो आप रिटेल कस्टमर्स को दे रहे हैं। बेटे आप ये बताओ, 5 किलो आप आम खरीदने जाते हो, when you want to buy 1 kg of apples and when you want to buy 5 kgs of apples, you have a more bargaining power in case you are buying 5 kg of apples. You can tell that vegetable, that fruit vendor to give you a quantity discount, क्योंकि बार्गेनिंग पावर आपकी ज़्यादा है, क्योंकि आप 5 किलो एप्पल खरीद रहे हो। सिमिलरली दैट स्पेशल कस्टमर, दैट फॉरेन कस्टमर, ही इज बाइंग in bulk, so he will not pay you the normal selling price, rather he will pay you less than that. So the point is we have to compare it. तो मैंने लिखा है management accountant should decide the minimum price to charge from special customer। उस स्पेशल कस्टमर से, उस वन टाइम ऑर्डर के कस्टमर से हम कितना चार्ज कर लें, how much amount I should charge from that special customer, that is
इज टू बी फाइंड आउट। बेटे क्योंकि उसी को तो कंपेयर करेंगे कि हमारी लागत कितनी लग रही है और वो कितने पैसे दे रहा है। हम वो काम करेंगे नहीं जिसमें हमारी जो लागत लग रही है वो ज़्यादा लग रही है और पैसे कम दे रहा है। तो वी हैव टू कंपेयर दैट हाउ मच प्राइस इज विलिंग टू पे दैट स्पेशल कस्टमर एंड वी विल कंपेयर इट विद माई रेलिवेंट कॉस्ट दैट हाउ मच आई एम गोइंग टू इंकर फॉर दैट। बिकॉज अगर मेरी कैपेसिटी उस प्लांट की है भी या नहीं है, अगर प्लांट की कैपेसिटी आपकी है, सपोजिंगली यू कैन प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स बट यू आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग 60,000 यूनिट्स, तो वो जो 40,000 यूनिट जो एक्सेस कैपेसिटी आप यूज कर सकते थे, आप यूटिलाइज कर सकते थे, बेटे वो 40,000 यूनिट जो आप यूटिलाइज कर सकते थे वो तो आपकी अभी कैपेसिटी है, तो उसके लिए कुछ एडिशनल कॉस्ट तो इनकर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और यहाँ पे कह रहा हूं मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड डिसाइड द मिनिमम प्राइस to charge from special customer. That is one time order. Second point, 2 important criteria to be taken into account. बेटे 2 बातों का ध्यान रखना है, हम 2 बातों का ध्यान रखेंगे। There are 2 important decision criteria. पहली बात है direct cost of production. It means how much I have to incur. How much will be the relevant cost of producing 1 unit? That is, how much is the minimum cost which I am incurring, and whether there is any opportunity cost. Opportunity का मतलब है कि क्या हमारी कैपेसिटी अवेलेबल है। अगर वो कैपेसिटी है तब तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज आई हैव एक्सेस कैपेसिटी एंड आई कैन प्रोड्यूस दैट। बट सपोजिंगली आपकी फैक्ट्री ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है और एक ऑर्डर और आ गया, उसके लिए आपको एडिशनल कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, कुछ आपको एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स छोड़ने पड़ेंगे, या आपको एक नई छोटा सा प्लांट बाय करना पड़ेगा, या यू हैव टू गेट दैट एसेट ऑन लीज फॉर सम पीरियड। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं 2 सिनेरियोज लेके चल रहा हूँ। पहला सिनेरियो कि आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है तो फिर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। We will only consider the direct cost of production, we will only consider the relevant cost and we will go for that. But if you don't have the excess capacity, you don't have you are already utilizing the maximum capacity, but you have, in case you will accept that, आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, किराए में मशीन लेनी पड़ेगी, किराए में एक और फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, तो आप उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी ध्यान में रखेंगे। तो मैं आ रहा हूं, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। आप पहली बात मुझे बताएं, क्या फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हो या लिखना ही छोड़ दिया? कमर सीधी करके तो बैठना मैंने बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि आप में से बड़े सारे बच्चे लेट के पढ़ रहे हैं, बेवकूफ़ हैं, वो क्या करें। मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड डिसाइड द मिनिमम प्राइस to charge from special customer, and there are 2 important decision criteria. First is direct cost. पहला है जी direct cost of production, and second is unutilized capacity, क्योंकि unutilized capacity की direct relationship है opportunity cost के साथ। ठीक है जी, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इट मींस अगर आप वो स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, मान लेते हैं कैलकुलेटर का स्पेशल ऑर्डर आ गया, 1000 कैलकुलेटर हमें सप्लाई करने हैं, तो मुझे ये तो देखना पड़ेगा ना कि ये कैलकुलेटर को प्रोड्यूस करने में प्लास्टिक कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी, मशीन ओवरहेड्स कितने लगेंगे। इसका मतलब अगर मैं सच में प्रोड्यूस करूं तो मेरी कितनी कॉस्ट लगेगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। तो बेटे मैंने ऊपर लिखा थर्ड पॉइंट में, आप सब भी लिखें, आप सब भी लिखें, बेटे लिखें ना, लिख लो मेरे बेटे, लिख लो, आप सब लिखो, मुझे अच्छा लगेगा। सर हम लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटे। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो नेम्ड एज अवॉइडेबल कॉस्ट।
मतलब अगर आप नहीं बनाएंगे तो नहीं खर्च होगा. इज ऑल्सो नेम्ड एज वेरिएबल कॉस्ट, इज ऑल्सो नेम्ड एज रेलेवेंट कॉस्ट. कौन कौन सी होंगी बेटे? मटेरियल तो होती है, लेबर भी होती है और वेरिएबल ओवरहेड्स भी होते हैं. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स. आराम से. थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज अवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, that is relevant cost of production for producing that special order units. में हम क्या कह लेंगे? जो सच में हमारी जेब से खर्च होगा. डायरेक्ट मटेरियल खर्च होंगे, डायरेक्ट लेबर खर्च होगी, वेरिएबल ओवरहेड्स खर्च होंगे, तो मैं उसको लूंगा और मैं मान के चल रहा हूं कि माय प्लांट हैज इनफ कैपेसिटी, तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लेनी. बट इफ माय प्लांट डू नॉट हैव द इनफ कैपेसिटी, इफ आई हैव ऑलरेडी यूटिलाइज माई कैपेसिटी, तो फिर आप आ जाइए नीचे पॉइंट नंबर 4 में. इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड. अगर हमारे पास अनयूटिलाइज कैपेसिटी है तो फिर फिक्स कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, रटना नहीं है. लॉजिकली आप इन बातों को समझ सकते हैं. अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा. लिखने के लिए एक बस मैं कहता हूं आपको सेटिस्फैक्शन रहेगी और मुझे भी कि आपने कुछ लिखा. इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ अनयूटिलाइज कैपेसिटी, क्योंकि हमें नया प्लांट, नई फैसिलिटी कुछ अरेंज ही नहीं करना, नॉन मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट is irrelevant. बेटे वो irrelevant है, is irrelevant, so unavoidable, hence irrelevant. Friends, in case there is no unutilized capacity, इसका मतलब अगर हम पहले ही पैक चल रहे हैं, अब और नया ऑर्डर आ गया, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? अगर जो कॉस्ट अब हम नई इनकर करेंगे, दैट इज नेम्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं. फ्रेंड्स, इन केस देयर इज नो अनयूटिलाइज कैपेसिटी, अगर अनयूटिलाइज कैपेसिटी नहीं है तो मुझे नया प्लांट, नई कैपेसिटी बनानी पड़ेगी. तो डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जो मुझे करनी पड़ेगी. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा. तभी हमने ऑलरेडी वो कंसेप्ट डिस्कस किए थे. दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट. ठीक है जी. लास्ट में नोट 1 लिख लें. अब ये जो स्पेशल ऑर्डर के क्वेश्चंस है ना, आप इसको 2 अप्रोचेस से कर सकते हैं. कैसे? टोटलिटी अप्रोच से तो कर ही सकते हैं जो मैंने बताया, या जस्ट यू कैन गो फॉर इंक्रीमेंटल अप्रोच ऑल्सो. इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब ये हुआ कि आप, अभी मैं दोनों अप्रोचेस से करके दिखाऊंगा. आप क्या करेंगे? यहां लिखेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ड्यू टू दैट स्पेशल ऑर्डर less incremental cost due to that special order will be incremental profit due to that special offer. आराम से बैठे. मैंने कहा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, दिस विल बी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट. आप खाली स्पेशल ऑर्डर की वजह से कितना रेवेन्यू बढ़ा, स्पेशल ऑर्डर की वजह से कितना रेलेवेंट रेवेन्यू होगा, दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू. ड्यू टू स्पेशल ऑफर, हाउ मच इज योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट, आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ एनी.
Balancing figure will be incremental profit. If there is a case of incremental profit, then you can accept the offer.